तो ये हमारा जेटेट का 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें हमारा एसएसटी का कौन सा सेक्शन है? ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को चार सेक्शन में बांटा गया, सेक्शन ए बी सी और डी। उसमें से ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है। क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का जो यूनिट वन है उसका नाम है भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। और ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे? वॉल्केनो। क्या बोलेंगे? वॉल्केनो। तो ये हमारा जो क्लास है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में चलेगा। मतलब कि अगर देख किसी को सिविल सर्विस का एग्जाम देना है तो पीटी के साथ मेंस का इसी से ही बन जाएगा। है ना? तो ये सब चैप्टर करने के बाद तुम जान सकोगे, ऑब्जेक्टिव में बना सकोगे। दूसरा, अगर सब्जेक्टिव में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि भूकंप क्या है, उससे क्या स्रोत है, कौन कौन सा तरंग का उत्पत्ति होता है, कौन सा तरंग विनाशक है ना? ये सारा का सारा सब्जेक्टिव में भी आएगा। तो सबसे पहले भूकंप पढ़ने के पहले हम लोग को क्या समझना है, भूकंप होता क्या है। अच्छा, मीडियम इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों रखे हैं। मतलब जिसको इंग्लिश में चाहिए उसका अगला स्लाइड इंग्लिश में मिल जाएगा। तो क्या होता है हमारा, अगर कोई पूछे भूकंप क्या है, तो भूकंप तब आता है जब धरती के दो हिस्से अचानक एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाते हैं। देखो, ये हमारा हिस्सा है और ये भी हमारा क्या है? हिस्सा है। ये हमारा पार्ट है। अब एक पार्ट हमारा क्या जा रहा है, दूसरे से डाउन चला जा रहा है। देखना इस, तो जिस सतह से वह डाउन होता है या स्लिप होता है ना, उस सरफेस को क्या बोलेंगे? फॉल्ट प्लेन। क्या बोलेंगे? फॉल्ट। लेकिन जैसे ट्रांसलेशन करना होता है फॉल्ट को इंग्लिश में, यहाँ दोष हो जा रहा है, लेकिन वो वाला दोष नहीं है। वो दोष नहीं है। तो भूकंप का मेन प्रॉब्लम ये, भूकंप का रीजन कहाँ से हो रहा है कि जब धरती के दो हिस्से अचानक एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाते हैं। देखो, ये हिस्सा है हमारा और ये भी हिस्सा है। ये दोनों एक दूसरे से क्या खिसक रहा है? तो खिसक रहा है, तो खिसकने से क्या होता है? हमारा घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। नॉर्मल अगर हम लोग अपना दो हाथ को रगड़ते हैं ठंडी के दिनों में तो हाथ हमारा क्या होता है? गर्म होता है। अब ये कई सौ किलोमीटर मोटा चट्टान का जो पट्टी है वह खिसकते हुए एक दूसरे का रगड़ में आ रहा, तो रगड़ में आ रहा तो क्या हो रहा? वह उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो देखो, वही उष्मा आगे चल कर आगे हम लोग चलते हैं, फिलहाल स्लाइड को देखते जाते हैं हम लोग। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास में कि धरती की सतह के नीचे वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर के लिए देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये हमारा हाइपोसेंटर है। यानी कि जहां पर भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ये सब एग्जाम में आता है, जिस बिंदु पे भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोल देंगे? मूल केंद्र। या क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर। उसी को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। और धरती की सतह पर इसके ठीक ऊपर वाले स्थान को एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। इस फिगर में यहां से अगर मान लो घर्षण होते होते यहाँ पे हल्का सा वो हो गया, कंपन हुआ, तो यानी क्या हुआ? भूकंप हुआ। ये ब्लैक वाला हमारा क्या होगा? हाइपोसेंटर। क्या होगा? हाइपोसेंटर। अच्छा, और इसके ठीक ऊपर एपी सेंटर आएगा। तो तुम्हारे से एग्जाम में पूछेगा कि हाइपोसेंटर और एपी सेंटर के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। लिख नहीं रहे हैं? वीडियो को रिकॉर्ड करना और लिख लेना क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या रहेगा? हाइपो सेंटर एंड एपी सेंटर के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। तो आंसर होगा हाइपो सेंटर और एपी सेंटर के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। है ना? 0 डिग्री का मतलब किस संदर्भ में 0 डिग्री समझना, वह जस्ट पर पैरेलल है। क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब, अच्छा ठीक है, उसको 90 डिग्री करो। अगर हम परपेंडिकुलर समझाना चाह रहे हैं तो ये हमारा इस तरह से होगा। कैसा होगा ये हमारा? ये हमारे पास है, देखो अभी हम एक स्केल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ले भाई, ये हमारे पास में क्या है? ये स्केल है ना? ये अब स्केल में देखो, यहाँ से ये जो ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला हमारा क्या है? हाइपोसेंटर है। इसमें एक मिनट के लिए, मेरा क्या क्वेश्चन था कि क्या एंगल होगा किसके बीच में? हाइपोसेंटर और एपी सेंटर। तो हाइपोसेंटर का मतलब वैसा मूल केंद्र जहां से भूकंप का उद्गम होता है। वह मूल केंद्र जहां से भूकंप का उद्गम होता है उसको फोकस भी बोलेंगे, मूल केंद्र भी बोलेंगे और हाइपोसेंटर भी बोलेंगे। तो हाइपोसेंटर, ये काला वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? यहाँ मान लो कंपन हो रहा है। कैसे कंपन हो रहा है? ये वाली जो प्लेट है और ये वाली प्लेट है आपस में सरक रही है। तो सरक रही है तो रब हो रहा है, घर्षण हो रहा है। घर्षण हो रहा तो रगड़ खाकर कहीं ना हिला ना, मान लो इस जगह पे कंपन हुआ, तो ये क्या होगा? हमारा मूल केंद्र, यहाँ से भूकंप पैदा होगा। भूकंप पैदा होगा तो इसको हम लोग रेड वाला लाइन ले रहे हैं। कौन सा लाइन ले रहे हैं?
रेड लाइन देखो हल्का सा हम दिखा रहे हैं, ये हमारा कौन सा लाइन हो गया? अच्छा ये तो ग्रीन दूसरा कलर है, चल ठीक है। अब ये तो हमारा कौन सा हो गया? हाइपोसेंटर। अब हाइपोसेंटर के बाद में पूछा जाएगा कि तुम्हारा एपी सेंटर कहाँ होता है। तो एपी सेंटर के लिए देखो जैसा हम दिखा रहे हैं वैसा बनाना। ये हमारा होगा जस्ट इसके ऊपर, जस्ट इससे ऊपर, ऊपर से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, मान लो ये यहाँ से टच कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो अब इसको, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, ये जो हमारे पास में जो सर्कल डाल रहे हैं, सर्कल जो डाले इसको रेड कर दो। ये हमारा रेड हो गया। ये जो सर्कल है वो वही हमारा क्या होगा? एपी सेंटर होगा। अब एपी सेंटर होगा तो यहाँ और यहाँ के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब अगर कब बन रहा है जीरो? जब हम इसको हॉरिजॉन्टल नहीं लेते, नहीं समझे? जैसे हम इसको हॉरिजॉन्टल ले लिए ना, तो हॉरिजॉन्टल ले लिए तो ये वाला वर्टिकल दिख रहा है, ये हमारा वर्टिकल दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का रिलेशन कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो जस्ट 90 डिग्री के ऊपर में क्या होगा? एपी सेंटर होगा। ये अभी पिछला वाला में यूपी में आया हुआ था क्वेश्चन में, है ना? तो किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो इस स्लाइड में जो समझ में आ रहा है, पहला कारण क्या है? भूकंप। क्या? जब धरती की प्लेटें आपस में खिसकती है तो खिसकने से घर्षण उत्पन्न होता है, और वहां से क्या होता है? कंपन, जो कि भूकंप का होता है। भूकंप में दो चीज अभी बतलाया, पहला क्या? मूल केंद्र, जिसको क्या बोलेंगे? फोकस। उसको क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर में क्या होता है? एपी सेंटर। और एपी सेंटर और हाइपोसेंटर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब फॉल्ट प्लेन क्या भैया? फॉल्ट प्लेन ये हो गया फॉल्ट प्लेन, जिसको हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो दोष दोष आ रहा है, वह दोष नहीं होगा। यह फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन का मतलब है कि तेरे प्लेट में कहीं फॉल्ट था तब ना दूसरा प्लेट भाग गया। तुम लोग दोनों के बीच की दोस्ती में कहीं अगर फॉल्ट आ जाए तो पहला दोस्त दूसरा को छोड़ के क्या हुआ? चला जाएगा। तो दो प्लेन के बीच का बॉन्डिंग में कुछ फॉल्ट आ जाए तो दोनों प्लेट के बीच का बॉन्डिंग क्या होता है? टूट जाता है। तो वह क्या होता है? वह भागेगा या टकराएगा। तो वही प्लेन जहां से सरक रहा है वह क्या होगा? फॉल्ट प्लेन। ये सारा टर्म समझ में आ गया। एपी सेंटर समझ में आया, फोकस समझ में आया, हाइपोसेंटर समझ में आया, फॉल्ट प्लेन समझ में आया, एंगल कितना डिग्री का आता है समझ में आ गया। ठीक है, अगला स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसका चर्चा करो। जैसे ये हमारा डीप स्लिप है। अब डीप स्लिप क्या होता है भाई? डीप स्लिप का मतलब एक फॉल्ट जो है सो क्या, झुका हुआ फ्रैक्चर है। डीप स्लिप का मतलब स्लिप कर रहा है किधर? डीप की तरफ। अरे डीप समझते हो ना, डुबा डुबा खाना, है ना? वही ये स्लिप किधर गया? डीप। इसलिए इसका नाम क्या होगा? डीप स्लिप। तो एग्जाम में देखना हिंदी में बहुत सारा नाम होगा, लेकिन उसका इंग्लिश में रहेगा डीप स्लिप, तो समझ जाना ये यही चीज है। एपी सेंटर भी इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी में वहाँ कुछ और नाम दे देगा। तो डीप स्लिप में क्या होता है? एक प्लेट हमारा झुका हुआ फ्रैक्चर है, जहां एक झुके हुए फॉल्ट के ऊपर चट्टान का द्रव्यमान नीचे की ओर चला जाता है। ये सार्वजनिक डोमेन को कॉपी में मत नोट करना, क्योंकि हम इसको इंटरनेट पे कॉपी कर रहे थे तो उसका डोमेन भी कॉपी हो जा रहा था, और जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो डोमेन भी वो हो जा रहा है। इसीलिए सार्वजनिक डोमेन वाला को कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तेरे काम का चीज नहीं है। तो डिप स्लिप का फिगर बना लेना, कैसा बनेगा? इसी तरह का बनेगा। इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगला स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब अगला स्लाइड में चलते हैं। देखो ये है तुम्हारा एपी सेंटर और ये हमारा फोकस। अब तुम्हारे से पूछेंगे कि एपी सेंटर और फोकस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं है प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करें, फिगर को बना लेते हैं। ये सब तुम्हारा जब कॉपी में बनाओगी तो जैसा हम नोट्स बनाए हो वो वैसा ही नोट्स बनना चाहिए। और जो लड़की नोट्स में साइन करा लेगी उसको हम अलग से पर्सनल अपना नोट्स शेयर कर देंगे। जो नोट्स में साइन नहीं कराएगा वो वीडियो को रोक रोक करके क्या करोगे? लिखते जाओगे। देखो यहाँ से ये हमारा क्या है? फोकस है ना, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर से एंगल किसी को दिखाई दे रहा है? कितना डिग्री का एंगल जा रहा है? एनिमेशन में दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री हो गया ना। तो हम जो बोले थे वो बात क्या निकला? सच्चा निकला। हाइपोसेंटर और एपी सेंटर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। लेकिन ये जहाँ सेंटीमीटर है, होना चाहिए था किलोमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर को उड़ा दो, इसको भी क्या कर दो? उड़ा दो, उड़ गया। अब ये हमारा एपी सेंटर कहाँ, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं। रहते हैं का मतलब हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होता है? मैदान होता है, घर होता है, पहाड़ होता है कि नहीं होता है?
तो होता है भैया, तो जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर के ऊपर क्या होता है? हमारा मकान होता है। क्या होता है? मकान। और जब एपी सेंटर यहाँ पहुंचेगा तो जो मकान है ऐसे जो डुम डुम होगा, क्या होगा? डुम डुम। इसके ऊपर में जो बैठा है वो भी क्या होगा? डुम डुम। अब पता चल गया क्या होगा फिर परिणाम इसका? तो पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा कहाँ महसूस की जाती है, तो क्या बोलोगे? एपी सेंटर में। क्यों? क्योंकि भूकंप यहां से शुरू हुआ, लेकिन तुम यहाँ रहते हो क्या? रहते हो। ये सारा तुम्हारा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रहे हैं, याद रखना। ये अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा तो वो पता भी नहीं चलेगा। भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा तो यहाँ केंद्र में है, तो केंद्र में हो गया। लेकिन तीव्रता हमको यहाँ ज्यादा महसूस होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई है क्या? नहीं है। हम लोग कहाँ? यहाँ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारा घर एक एपी सेंटर में है, तो एपी सेंटर वाला ज्यादा डुम डुम होगा कि एपी सेंटर से इधर वाला ज्यादा डुम डुम होगा? हाँ, एपी सेंटर वाला क्या होगा? ज्यादा टुमटुम होगा। यानी कि भूकंप की तीव्रता, विनाश सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एपी सेंटर में होता है। और धीरे धीरे क्या होता है? इधर जाते जाते यह कम हो जाता है। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? तो अगला स्लाइड चले जाएं। जाने के पहले एक बार इसको डुम डुम कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब ये चलो, यहाँ 90 डिग्री हम नीचे रख दिए हैं, कई बार ऊपर में है। ये स्लाइड को जिसको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? नहीं, उल्टा नहीं है, हम खाली एंगल बना कर दिखाना चाह रहे थे। तो भूकंप के बारे में यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये हमारा भाई 90 डिग्री वाला मेन याद रखना, फोकस है। फोकस यानी ये हाइपो सेंटर हो गया, ये हमारा एपी सेंटर हो गया। अब आ जाओ एक चीज और। जैसे कि भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने के बाद हमको तो पता चलता है, लेकिन भूकंप आने के पहले जानवर को पहले पता चल जाता है। कुछ कुछ लक्षण है। कुछ कुछ लक्षण है। होता क्या है कि भूकंप जब अंदर होता है ना, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज पैदा होता है, जिसको हम लोग अपने कानों से सुन नहीं सकते हैं। लेकिन जो जानवर है वो उसको सुन लेता है, तो वो उसका व्यवहार में अचानक से परिवर्तन होता है। लेकिन उसके परिवर्तन को जब तक हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे कि यह क्यों परिवर्तन कर रहा है, तब तक वहां भूकंप पहुंच चुका होता है। पहला संकेत। दूसरा भूकंप का, कि तुम्हारे वायुमंडल में ये जो अचानक से ना रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। रेडॉन गैस, ये कौन सा गैस है? रेडॉन गैस। जैसे होता क्या है, लॉजिक समझना। भूकंप आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्लेन में जहाँ फॉल्ट है वहां पहुंचेगा। जब दरार है तो दरार के बीच क्या करेगा? धुआं धुआं बाहर निकलेगा ना अंदर का। तो अंदर का बाहर निकलेगा तो रेडॉन तो अधिकतर अंदर में होता है। वही दरार से क्या होगा? रेडॉन बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो अचानक से वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब तक साइंटिस्ट जो है बोतल में भर कर लाकर नापेगा कि कितना केजी बढ़ा, तब तक भूकंप पहुंच चुका होता है। तो ये सब क्वेश्चन आएगा कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किन गैस की मात्रा बढ़ती है, और ऑप्शन देगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और रेडॉन। तो क्या दोगे आंसर? रेडॉन। समझ रहे हैं दशरथ? ये दशराज। ठीक है, तुम समझ रहे हो जी? कमल तुम्हारा? हाँ 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 हाँ, नहीं इसको बोले, कमल को बोले। हाँ, कमल को पूछे कि समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब देखो, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो हम लोग पहले हिंदी में पढ़ चुके हैं, वही हमारा इंग्लिश में है। जो इंग्लिश मीडियम का तैयारी कर रहा होगा, इंग्लिश मीडियम से जो हमारा वीडियो देखना चाहेगा, उसको इंग्लिश में यहाँ मिल जा रहा है ना, इंक्लाइंड फॉल्ट। ठीक है, पब्लिक डोमेन इसको हटाओ, ये तो ये आ रहा है हमारा। कभी कभी भूकंप में पूर्व झटके आते हैं। देखो, हमारा एक बार बिल्डिंग हिला था थोड़ी देर के लिए, और हम लोग सब दौड़ के नीचे भाग गए थे बिना किसी दूसरे का हाल चाल पूछे, क्या? और बिना किसी दूसरे को बोले हुए, तो जिसको मौका मिला पहले भाग गया। लेकिन यहाँ तो भूकंप नहीं आया, लेकिन मालूम चला कि नेपाल में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, क्या? तो हमको यहाँ क्या हुआ? झटका महसूस हुआ। तो ऐसा नहीं है कि तुमको भूकंप ही आएगा, कई बार तुमको क्या महसूस होगा? झटका भी होगा। तो ये कैसा होता है? छोटे छोटे भूकंप होता है। झटका का मतलब छोटा भूकंप, जो उसी स्थान पर आते हैं जहां पर बड़ा भूकंप आता है। बड़ा भूकंप जैसे कुकर का सीटी, अचानक सीटी बजने के पहले करता है ना वो, यानी वो इशारा कर रहा है कि हम अब सीटी देने वाले हैं। तो उसी तरह बड़ा भूकंप आने के पहले कौन सा भूकंप आता है? छोटा। वैज्ञानिक तब तक नहीं बता सकते कि भूकंप के पहले का जो झटका है वह बड़ा भूकंप बनेगा, उसमें कितना वक्त लगेगा। वह वक्त का गणना वैज्ञानिक अभी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा मुख्य भूकंप
जो है सो मुख्य झटका कहलाता है। जैसे मान लो भूकंप एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, उसकी तीव्रता को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे बड़ा तीव्रता वाला भूकंप क्या कहलाएगा? बड़ा झटका। सबसे कम तीव्रता वाला क्या कहलाएगा? छोटा झटका। मुख्य झटकों के बाद हमेशा बाद में थोड़ा थोड़ा झटका आता है। ये छोटा भूकंप होता है। ये कैसा भूकंप होता है? छोटा भूकंप, जो मुख्य झटके के बाद उसी स्थान पर आता है। याद करना, तुम्हारा हाइपोसेंटर और एपीसेंटर, तो वही वाला पेड़ हिलेगा, उसमें बगल वाला पेड़ तक ज्यादा आता है, झटका थोड़ा कम हो जाता है। मुख्य झटके के आकार के आधार पर मुख्य झटके के बाद भी कई सप्ताह, महीने और यहाँ तक कई सालों तक भी झटके आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एपी सेंटर ऊपर है, वह भले शांत है, लेकिन उसके नीचे क्या है? हाइपो सेंटर है ना, वो तो हाइपर है, वो तो अभी गर्म है। डूम डूम करना चाहेगा वो हल्का हल्का। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे? नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा एक चीज खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ। तो ये ब्लैक स्क्रीन का मतलब जब मिलेगा तो समझना कि ब्लैक स्क्रीन के पहले हमको एमसीक्यू करना है। क्या करना है? एमसीक्यू। एमसीक्यू टाइप नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग अपना कॉपी में यहाँ तक पहुंचने के बाद 15 एमसीक्यू खुद से कर लेना, ही स्लाइड से निकाल करके, है ना। हाइपोसेंटर, एपी सेंटर, मूल केंद्र, फोकस, दोनों के बीच का कितना डिग्री एंगल है ना, फॉल्ट प्लेन क्या है, बन जाएगा। तो ब्लैक स्क्रीन का मतलब क्या है? यहाँ 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डाल लेना। अब अगला चीज देखते हैं, भूकंप का कारण क्या है और वे कहाँ से आते हैं? What causes earthquakes and where do they happen? ये तो क्या कारण है भूकंप का और ये कहाँ से आ रहा है? इसका कलर थोड़ा ब्लैक से अच्छा ये कर देते हैं क्या? देखो, अब आ जाए इस पे। पृथ्वी में प्रमुख कितना परत है? चार परत है। एक है आंतरिक, दूसरा है बाहरी, तीसरा मेंटल और चौथा है क्रस्ट। अगर यहाँ इसको हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या क्या हमारा हो गया? इनर कोर। देखना, रुको, इसे थोड़ा सा और पतला करते हैं ना, और पतला करो। ये तुम्हारा इनर कोर। इनर कोर को क्या बोलेंगे? आंतरिक। आउटर कोर को क्या बोलेंगे? बाहरी कोर। और मेंटल को क्या बोलेंगे? मेंटल। क्रस्ट को तो क्रस्ट ही बोलेंगे। ठीक है। अब क्रस्ट और मेंटल का शीर्ष हमारे ग्रह की सतह पर एक पतली त्वचा को बनाता है। अभी हम लोग अगला फिगर में देखेंगे तब पता चलेगा। पतली त्वचा का मतलब यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहा है हल्का सा हरे रंग का, तो ये क्या? क्रस्ट और मेंटल है ना। क्रस्ट और मेंटल मिलकर क्या बना रहा है? हल्का सा एक पतला त्वचा बना रहा है। फिगर का जगह नहीं है क्योंकि इंग्लिश में रखना पड़ रहा है ना, इसलिए फिगर हमको यही बनाना चाहिए था। अच्छा, फिगर अगर नहीं बनाएंगे यहाँ पे, नहीं यहीं पे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। अब देखो, लेकिन यह त्वचा एक टुकड़े में नहीं है। यह पृथ्वी की सतह को ढकने वाली पहेली की तरह कई टुकड़ों में बनी है। समझते जाना। अरे हम लोग, जैसे कि ये जो त्वचा दिख रहा है, लग रहा होगा एक परत है ना, लेकिन इसके नीचे भी कई सारा परत है, और वह क्या है? पहेली यानी पजल है। अभी तक उसको ठीक से समझा नहीं जा सका है। ठीक से समझा नहीं जा सका है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पहेली के टुकड़े धीरे धीरे घूम रहे हैं। जैसे कैसे घूम रहे हैं? तुम अपना चेहरा को देखो, तुम्हारे ऊपर गाल पे क्या है? त्वचा है ना। और त्वचा है, धीरे धीरे उम्र होगा तो झुर्री जो आता है, यानी त्वचा क्या सरक रहा है कि नहीं सरक रहा है, उसी को ना झुर्री कहते हैं। झुर्री किसको कहते हैं? त्वचा स्लिप कर रही है। तो उसी तरह से धरती है। धरती का ऊपरी लेयर कई सारा लेयर से मिलकर बना है, और एक लेयर दूसरे के ऊपर में क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है। क्या हो रहा है? स्लिप हो रहा है। अच्छा, एक मिनट, ये कहीं वो वाला तो नहीं है ब्लैक वाला? थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। अभी ये तुमको शायद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं आ रहा होगा। अभी इसको देखो, एक तुम्हारे लिए एक चीज है, बहुत मेहनत से इसको हम खोजे हैं। तो रो जा बाबू। ये क्या है? अर्थ है ये हमारा क्या है? धरती है। धरती है ना। आप देखो, इस धरती में ये हमारा अंदर का क्या है? कोर है। लाइट खुला, ये खिड़की बंद करो, उसको रुको, खिड़की बंद करो, दोनों खिड़की को। ये अंदर का कैसा है? कोर है हमारा। अब तुम जो कमन पूछे हो ना सवाल, ये क्यों हिलता है प्लेट, उसी का यहाँ जवाब है। उसका क्या है यहाँ जवाब? फिर से देखना। अगर मान लो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से,
तो स्टार्ट करें तो ये हमारे पास में क्या है, स्टार्टिंग से ये हमारा अर्थ है। अर्थ ऐसे नहीं दिख रहा है। अब ऐसे दिख रहा है, अब इस अर्थ को देखो गौर से। बाहर से तो ये ठीक है, शांत है, लेकिन इसके अंदर में अगर हम लोग जाएंगे तो ये अंदर में ये हमारा क्या है, रुकता है क्या, ये नहीं रुक रहा है ना। ठीक है, अंदर में क्या है, ये हमारा कोर है। कोर देखो सॉलिड में है कि लिक्विड में है। तो एक मिनट रुक जा भाई। कोर जो है ना, सबसे सेंटर जहां है वहां ठोस हो गया, क्यों? क्योंकि वहां हाई प्रेशर है। क्या हाई प्रेशर? तो लिक्विड नहीं बन पा रहा है। लेकिन उस कोर को दो भाग में बांटा गया है, एक इनर एक आउटर। इनर हमेशा कैसा, सॉलिड है। क्यों? ऐसा नहीं कि वहां गर्मी कम, वहां गर्मी और ज्यादा है, लेकिन वहां प्रेशर भी और भी ज्यादा है। तो हम कल बता दिए थे ना प्रेशर वाला, इसलिए क्या हुआ, ठोस हो गया। लेकिन उससे हल्का सा प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो वही कोर क्या हो गया, फिर लिक्विड में आ गया। तो अब कोर वाला ये सीन है, ये सीन कैसा है कोर का। इस कोर के ऊपर में क्या है, हल्का सा देखो प्लेट दिखाई दे रहा है। ये इसी प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। ये कौन सा प्लेट है, टेक्टोनिक। इसी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर में हमारा लेयर है पृथ्वी का, और इसी पृथ्वी का लेयर के ऊपर में पहाड़ है, नदी है, समुंदर है और धरती है। और हम लोग रह रहे हैं, जो भूप्रपट्टी जो बोलते हो ना, ये भूप्रपट्टी इसी के ऊपर में स्थित है। अब देखते हैं क्या होता है इसका। आप देखो अंदर से, गौर से सोचो कि ये इस तरह से हल्का सा एक दरार दिख रहा है। क्यों दिख रहा है दरार? क्योंकि अंदर में बहुत सारा आग है, प्रेशर है, हाई प्रेशर टेम्परेचर है ना। तो ये गैस कोशिश तो करेगी ना, इस जैसे तुम्हारा कुकर का गैस सीटी को धक्का मारता है कि नहीं मारता है, उसी तरह से अंदर का गैस और हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर इसको ढकेलेगा। ऊपर ढकेलेगा तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट, वैसा प्लेन जहाँ पे दरार पैदा हो सके, जहाँ कमजोरी हो, उसको क्या बोले, फॉल्ट। तो फॉल्ट को ढूंढने का, जिस जगह पे इसको फॉल्ट मिली उस जगह पे क्या पैदा होगा, दरार होगा। और दरार पैदा होने के बाद तुमको क्या लगता है, ये प्लेट स्थिर रहेगा? धीरे धीरे तैरना चालू होगा। और वही जब धीरे धीरे प्लेट तैरेगा, तो उस प्लेट के ऊपर एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब महादेश है, वो भी क्या होगा, तैरेगा। और तैरते तैरते जहां जहां कंपन होगा वहां क्या होगा, भूकंप आएगा। एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगा। देखो अभी इसको रोकते हैं, ये स्टार्ट कर, ध्यान से देखना इसको। ये प्रेशर जा रहा है, प्रेशर से ये क्या ये सॉरी प्लेट को भी फैलाना चाह रहा है। अब देखो ये हमारा ना जो प्लेट है, कल का जो हम तुम लोग को एग्जांपल दे रहे थे कि एक प्लेट दूसरे प्लेट को क्या कर रही है, धक्का मार रही है। ये वाला दूसरा प्लेट कहाँ चला जा रहा है, नीचे जा रहा है। और जब नीचे जा रहा है तो नीचे जाने के कारण वहां हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो क्या होगा, धीरे धीरे पिघलेगा। तो पिघलेगा तो अभी देखो अंदर का तुम तूफान देखो, कैसा तूफान दिख रहा है। सोचो हम लोग इतने बड़े आग के ढेर के ऊपर में बैठे हुए हैं, ये कोर का यही टेम्परेचर है। इसी तरह से वहां क्या हो रहा है, बम्बार्डिंग हो रहा है। और बाहर से हमारा अर्थ कैसा दिख रहा, शांत दिख रहा। बाहर वाले को पता ही नहीं है कि गर्भ में क्या है। ये देखो अंदर का प्लेट, अब तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट पे चल रहे हैं, कोर पे चला रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, कोर पे। ये कोर पे अगर तुम लोग गौर से देखो तो ये वाला जो प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट इसको डीप स्लिप कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लिप में क्या हो रहा है, डीप हो रहा है। डीप हो रहा है तो ये वाला प्लेट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो अंदर में यहाँ कूलर में बैठेगा, फ्रिज में, एसी में, कि वहां भट्टी है। अब भट्टी में जाएगा तो इसको खीर पूरी मिलेगा कि इसको गलाएगा। जब ऐसी जैसी ये गलेगा, तो इस प्लेट के अंदर जैसे हम लोग कपड़ा को या किसी को भी आग में राख कर दो तो वहां धुआं उत्पन्न होता है कि नहीं, यानी गैस बनता है कि नहीं बनता है। तो यह प्लेट को तुम धुआं धुआं करके राख कर दो, पिघला दो, तो इससे कार्बन और भी गैसें का उत्सर्जन होगा। जब गैस बनेगा तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो देखो ये वाला प्लेट, गौर से जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में कहीं कहीं तो ये दरार है कि नहीं है ना दरार। मान लो वो यहां से गैस नहीं निकल पाया, सोचना ये वाला प्लेट अंदर जाएगा तो यहाँ पे पिघलेगा, यहाँ थोड़ी पिघलेगा। वहां का यहाँ पिघलेगा, तो यहाँ पिघलेगा तो यहाँ पे मोल्टेन बन गया ज्यादा। तो प्रेशर क्या करेगा ना, यहाँ पे हाई करेगा और यहाँ कहीं दरार ढूंढेगा। अगर इधर दरार बन गया ना, तो यहाँ से क्या होगा, निकलना वो चालू होगा। तो इसीलिए मतलब कि डीप स्लीप इधर होता है, तो अधिकतर हाइपोसेंटर और इपी सेंटर क्या इधर बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिघल कहाँ रहा है, यहाँ रहा है, यहाँ थोड़ी पिघल रहा है। देखना वीडियो ध्यान से देखो, देखो किस तरह से अंदर जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये एकदम अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जाता ही जा रहा है। और यहाँ पर का टेम्परेचर देखो हाई होगा। अब ये प्लेट क्या पिघलना चालू हो रहा है। अब हम तुमको अंदर ले जा रहे हैं, डिस्कवरी चैनल के जैसा। अब अंदर जाकर देखो ये प्लेट क्या, अब यहाँ ये क्या बन रहा है, मैग्मा। ये कैसा बन रहा है, मैग्मा। पिघल गया।
अब पिघल गया तो ये जो मैग्मा में क्या बना, गैस ही बनेगा। और ये देखो यहाँ ना कमजोर कड़ी ढूंढ रहा है, यहाँ कमजोर कड़ी ढूंढ रहा, तो यहाँ से निकल रहा है। ये क्या बन रहा तुम्हारा, ज्वालामुखी। और यही ज्वालामुखी कई बार विस्फोट का रूप लेती तो क्या सा आता, भूकंप आता है। क्या आता है हमारा, भूकंप आ रहा है। और वही भूकंप से ये क्या बन गया, लावा बनकर निकला। तो अंदर का मैग्मा जब बाहर निकलता तो वो लावा कहलाता, ये है मैग्मा ही। समझ में आया तुम लोग को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो कमल, जो तुम पूछे थे ना कि सर प्लेट क्यों खिसकती है, पता चल गया प्लेट क्यों खिसकती है? हाँ, ठीक है। इस स्लाइड में किसी को दिक्कत नहीं है? आया ना, बोलो। अच्छे से आ रहा है समझ में? हाँ। अब भूकंप के कारण क्या और वे कहाँ से आते हैं, हम जब तुमको वो एनिमेशन यूज किए हैं, तो अब इसका क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में। मान लो तुम्हारे से पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हाट आर द कॉजेज, तो भूकंप का कारण क्या है, तो तुम अच्छे से व्याख्या कर सकते हो ना। दो टेक्टोनिक प्लेट जो है वह एक दूसरे को धक्का देती है, तो जो प्लेट अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद में हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वह क्या होती है, पिघलती है। पिघल जाने से वहां कई सारी गैसें का प्रेशर बन जाता है, और वह गैस जो जो प्लेन जहाँ पे फॉल्ट है वहां से निकलती है। निकलने के बाद में वहां का मटेरियल में अगर सिलिका पाया जाता है तो वह ब्लास्ट होता है, यानी भूकंप आएगा। और नहीं है, जैसे ज्वालामुखी कई तरह का होता है ना, तो कोई नॉर्मल निकलेगा, कोई धमाके के साथ निकलेगा, तो वहां से ज्वालामुखी भी होगा या वहां से भूकंप का भी कारण आएगा। तो टेक्टोनिक प्लेट उसमें से सबसे बड़ा कारण है। भूकंप का वही सारा कारण है, बहुत सारा, जिसमें से एक कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट। अब तुम्हारे ये जो हिंदी इतना मेहनत से लिखे हैं, तो इसका हिंदी को भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कितना परत है, आंतरिक, बाहरी, मेंटल और क्रस्ट। यहाँ पे अगर इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देखो तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये ऊपर का हमारा क्रस्ट हो गया, इधर वाला क्या हो गया, मेंटल हो गया। देखो हिंदी में लिख दिया तुम्हारा, पृथ्वी की जो परपटी जो होता है ना, वह भूरा होता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट बोल रहे हैं। अब मेंटल का कलर कैसा होगा, एग्जाम में पूछेगा, मेंटल का कलर क्या होगा, नारंगी होगा। और देखो ये कोर है बाबू, तो कोर हमारा दो रूप में है, पहला है लिक्विड और दूसरा है सॉलिड। तो तुमसे कोई पूछेगा कि कोर जो है सबसे अंदर में गर्म है, तो भैया उसको तो सॉलिड कैसे हो गया, उसको तो लिक्विड होना चाहिए था। तो इसका जवाब क्या दोगे, कि कोर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, लेकिन सबसे नीचे में प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही काफी ज्यादा हो गया, इसलिए वह क्या हो गया, सॉलिड हो गया। और दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स वेरिएशन वाला है। तो हमारा कोर दो हिस्से में बटा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा सॉलिड और लिक्विड हो गया। अच्छा ये बताओ कि कोर में हल्के भूरे रंग में क्या होता है, तरल, और एक गहरे भूरे रंग का ठोस। तो ये वाला गहरा भूरा रंग है और ये वाला हल्का भूरा रंग है। इसका 51, ये 5164 है, किलोमीटर है, ठीक है जो भी हो। 2900 किलोमीटर पे ये शुरू हो रहा है हमारा। मेंटल का कलर क्या होगा, तो नारंगी होगा। तो ये चार भाग में बटा हुआ हमारा पृथ्वी। इतना ही नहीं, यह पहली, अच्छा ठीक है, सबसे ऊपरी वाला तो परपटी है, और यह परपटी भी बहुत सारा लेयर से बनकर बना हुआ है, एक दूसरे से क्या फिसल रहा है, जो अभी वीडियो दिखाए है ना, एक दूसरे से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। और हम इन पहेली के टुकड़ों को कौन सा प्लेट बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट पूछते हैं, बोलते हैं। अब तुम्हारे से बोलेगा कि बताओ, कैन यू डिफाइन अबाउट टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट क्या है। चलो यहाँ रीडिंग है, दिख रहा है सभी को बताओ टेक्टोनिक प्लेट क्या है, बताना। सबसे पहले तुमको यह बोलना होगा कि पृथ्वी में मुख्यतः कितना परत है, चार परत है, आंतरिक, बाहरी, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है सब, अच्छा क्रस्ट और मेंटल मिलकर क्या बना रहा है, त्वचा बना रहा है। देखो यहाँ पे पिक्चर को देखो यहाँ, ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा मेंटल है। यह मिलकर क्या बना रहा है, त्वचा बना रहा है। थोड़ा सा हम इधर लाकर देखते हैं, अगर इधर आता है तो ये यहाँ आ रहा है ना। तो क्रस्ट और मेंटल, यानी कि ये हमारा क्रस्ट हो गया और ये हो गया मेंटल, ये हमारा मिलकर क्या बनाया, त्वचा बनाया है। लेकिन यह त्वचा एक टुकड़े में नहीं है, देखो यह कहने को तो एक एक लेयर बन रहा है, लेकिन इसके अंदर ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, ये भी कई सारा लेयर है ना।
अब यहाँ से इसमें से ऊपर वाला प्लेट देखो ऊपर जा रहा है, और नीचे वाला यही वाला प्लेट कहाँ चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना यहाँ। तो वही कह रहा है कि बहुत यही ऊपर का त्वचा क्या है, बहुत सारा प्लेट से मिलकर बना है। उसके बाद में जो कि एक दूसरे पर क्या कर रहा है, फिसल रहा है, और एक दूसरे से टकराता भी है। तो यही फिसलने वाला टकराने वाला प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट कहाँ पाया जाता है, तो क्रस्ट और मेंटल, देखना क्रस्ट और मेंटल मिलकर जो त्वचा बनाते हैं, वह कहने तो एक त्वचा है, एक लेयर है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा लेयर है। और उसी बहुत सारा लेयर में एक प्लेट जो है सो दूसरे प्लेट से स्लिप कर रहा है, वह टकराएगा, चाहे डिप स्लिप हो जाएगा। तो इसी डिप स्लिप या टकराने वाला प्लेट को क्या नाम दे दिया, टेक्टोनिक प्लेट। क्या दे दिया, टेक्टोनिक प्लेट। ट से टक्कर मारना, ट से टेक्टोनिक। और प्लेटों के किनारे को क्या कहते हैं, प्लेट सीमाएं कहते हैं। जैसे यहां पर हमारा एक प्लेट यहाँ का किनारा आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सीमा। क्या बोलेंगे, सीमा। लेकिन इसका थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेना, वहां कुछ और होगा। प्लेट की सीमाएं, प्लेट की सीमाएं कई दोषों ने फॉल्ट, फॉल्ट प्लेन अभी बता बता रहे थे ना, वहां जहाँ पे हमारा प्लेट का बाउंड्री जहाँ खत्म हो रहा है प्लेन, वहां पे कई सारा फॉल्ट भी होता है। वही फॉल्ट से क्या होगा, हमारा कुछ कुछ गैस बाहर निकलेगी। तो प्लेट की फॉल्ट में, प्लेट की सीमाएं में कई सारी फॉल्ट बनी होती है। दुनिया भर में ज्यादातर भूकंप कहाँ आते हैं, उन्हीं फॉल्ट पे आते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो एनिमेशन से पता चल रहा है जहां फॉल्ट है वहीं से ना प्रेशर रिलीज होगा, और जब प्रेशर रिलीज होगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा। चूंकि प्लेटों के किनारे खुरदुरे होते हैं, इसलिए वे अटक जाते हैं। प्लेट एकदम शीशा के जैसा चिकना थोड़ी होता है, वहाँ कई सारा पत्थर पहाड़ ये सब है ना, तो खुरदुरा होने क्या कारण होगा, वह एक दूसरे से चिपक जाएगा, और बाकी प्लेट का हिस्सा क्या होगा, हिलता रहता है। अंत में जब प्लेट काफी दूर चली जाती है, तो किनारे किसी एक फॉल्ट पर वो क्या होता है, चिपक जाता है, और फिर से वहां क्या आता है, भूकंप आता है। वो जो एनिमेशन दिखाए थे वही तुमको अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे अच्छे से देखो, तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारा ये लेयर है, ये हमारा ये दोनों मिलकर क्या बन गया, लेयर बना। क्या बना, लेयर। लेकिन इस लेयर में कई सारा लेयर है, ये भी लेयर, एक दो, है ना, तीन, चार, पांच और छः, छः यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा है, छः ऐसा नहीं, बहुत सारा लेयर है। और वही लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या आ रहा है, देखो डिप्स, ये वाला नीचे चला जा रही है, ऊपर जा रहा है ना, तो इसी प्लेट को क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक प्लेट बोलेंगे। अब टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ना हमारा एशिया वेशिया सब कुछ है, यूरोप वगैरह है कि नहीं है। अब देखो यहाँ से टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की प्रकृति को अलग अलग प्लेटों में क्या करती है, विभाजित करती है, जो हमेशा धीरे धीरे चलती रहती है। क्यों चलती है कमल, क्योंकि अंदर में हमारा प्रेशर टेम्परेचर क्या है, लगातार बन रहा है, वो पिघल रहा है। भूकंप जो है सो इन प्लेट सीमाओं के आसपास होती है। तो आप ये बताओ कि भूकंप का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ होगा, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से जहां पे बाउंड्री मिल रहा है, वहीं पे क्या आएगा, भूकंप आएगा। क्यों, क्योंकि वहीं ना दरार होगा, वहीं से निकल जाएगा। अब तुमको अलग, पूरे विश्व में अलग अलग प्लेट है, ऐसा नहीं कि एक ही प्लेट में सारे लोग विराजमान है। जैसा प्लेट का तुम मतलब ये समझो कि तुम लोग 10 लड़की हो, तो हम खाना खाने के लिए 10 प्लेट देंगे ना, एक ही प्लेट में खाना खिलाएंगे। एक प्लेट में अगर खाना खिलाएंगे तो मालूम चला फुलमती खाई ही नहीं। तो उसी तरह से धरती पे रहने वाले जो भी है महादेश है, वह अलग अलग प्लेट पे है। तो अलग अलग प्लेट का तुमको मैं एक हल्का सा एग्जांपल दिखा रहे हैं। ये वाला इंडिया जहाँ पे है वो कौन सा कहलाया, इंडियन प्लेट। और यही इंडियन प्लेट जो है तो एशिया का प्लेट से जाकर टक्कर मार रही है। यहाँ पे देखो इस तरह से टक्कर मार रही, तो यहाँ बाउंड्री बन रहा है ना, इसी टक्कर से क्या हो रहा है, हिमालय का ऊंचाई और बढ़ता जा रहा है। देखना हर एक साल, हर एक 10 साल पे कुछ सेंटीमीटर का हिमालय की ऊंचाई क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ये तो जानकारी ही होगा ना। तो अब ये सब क्वेश्चन तो बन जाएगा ना कि हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, या आने वाले समय में हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी कि घटेगी, तो क्या बोलोगे, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वहां हमारा इंडियन, यहाँ देखो ये कौन सा प्लेट है, इंडियन प्लेट है, किससे टकरा रहा है, यूरेशियन। अच्छा, यूरोप और एशिया दोनों तो मिला हुआ ही है ना, तो यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या हो गया, यूरेशिया। क्या हुआ, यूरेशिया।
तो इंडियन प्लेट किससे टकरा रही है? यूरेशियन प्लेट से। इसलिए हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय की ऊंचाई वहां क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। यहाँ देखो अफ्रीका प्लेट दिखाई दे रहा है, यह अरबियन प्लेट दिखाई दे रहा है। हाँ, एक एग्जांपल दे रहे तुमको, यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखाई दे रहा है। ये देखना, ये मत सोचो कि यहाँ यूरेशिया और यूरेशिया ऐसा हो गया। असल में पृथ्वी क्या गोल है ना। हम सब बीच से पेपर से ऐसा फाड़ करके अलग कर रहे हुए हैं। अच्छा, ये सब हमारा क्या ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये सब पैसिफिक प्लेट है, ये हमारा अंटार्कटिक प्लेट है। तो ये हम तुमको समझाने के लिए अच्छे से दिखा रहे हैं, ताकि ये मत समझना कि एक ही प्लेट है, कई सारा प्लेट है। देखो कई सारा क्या है, प्लेट है, दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को। तो इस स्लाइड में किसी को डाउट है यहाँ पे? आने वाले समय में हिमालय की ऊंचाई घटेगी या बढ़ेगी? अच्छा, अगर बढ़ रही है यानी कि इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से दूर जा रहा है कि टक्कर मार रहा है? टक्कर मार रहा है, यानी किसी पर्वत, उसके पर्वत की ऊंचाई अगर बढ़ रही है तो यह बता रही है कि प्लेटों में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। अब तुमसे पूछेंगे कि सिस्मेसिक जोन क्या होता है, एग्जाम में आता है, या भूकंपीय क्षेत्र या संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है। देखो यहाँ से, ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराएगी तो जहाँ बाउंड्री है वही ना मेन दिक्कत होगा। यही ना बाउंड्री से ना गैस वैस निकलेगा। तो अब तुम्हें पता चल रहा है भूकंप कहाँ पे आएगा? कहाँ आएगा? यही बाउंड्री में आएगा। तो उसी को उसको क्या बोलते हैं, सिस्मेसिक जोन, या भूकंप के मामले में संवेदनशील जोन। तो जहां जहां हिमालय है ना, वहां वहां डैम और माइनिंग का काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, कभी भी भूकंप आएगा। भूकंप आएगा तो माइनिंग करेगा तो क्या होगा, हालांकि वो सब अगला स्लाइड में हम लोग करेंगे, वो सब अगला स्लाइड में करेंगे। इसी में से तुमको पढ़ना होगा रिंग, जो हम लोग बोलते हैं ना आग का, क्या बोलते हैं उसको, अंगूठी, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी की प्रकृति को अलग अलग प्लेटों में क्या कर रही है, विभाजित करती है, जो हमेशा धीरे धीरे चलती है। और भूकंप जो है सो इन प्लेट सीमाओं के आसपास ही केंद्रित होते हैं। आ रहा समझ में? पहले एक था, पहले एक था, देखो प्लेट ही ना मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा तो इसका, जब मूव किया तो इसका देश अलग, इसका देश अलग। और ऐसा नहीं कि अभी यूरोप और एशिया सटा ही रहेगा, आने वाला करोड़ों साल में हो सकता है फिर से वहां से मूव करे और फिर से वापस से कुछ और हो जाए। तो इसका मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि कोर में प्रेशर और टेम्परेचर बना हुआ रहेगा, क्योंकि वहां जो गैस है वही ना दबाव डाल करके प्लेट को सरका रही है। क्लास ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? क्या चीज? ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में होता है, जापान में भी है। हम्म। हम लोग ज्वालामुखी ज्वालामुखी वाला करेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से कर लेंगे, है ना। फिलहाल हमारा अभी टॉपिक क्या है, भूकंप है। क्या हमारा? भूकंप। लेकिन दोनों ही एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, जहां भूकंप वहां ज्वालामुखी है, क्योंकि दोनों एक ही घटना है ना, एक ही घटना से रिलेटेड है। अब भूकंप आने पर धरती क्यों हिलती है? क्वेश्चन क्या है, भूकंप आने पर धरती क्यों हिलती है? तो जब, देखो ये दोस्त दोस्त जो लिख रहा है ना, असल में क्या फॉल्ट है, ये क्या है, फॉल्ट। समझ में आ रहा है फॉल्ट किसको बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट जहां पर टकराती है, जहां पर रगड़ खाती है, तो उसका जहां बाउंड्री एक दूसरे से रगड़ाता है ना, उसी में से कोई कमजोर कड़ी जहां से गैस बाहर निकल जाए, या लीक, समझते हो, लीक, कुकर का गैस जहां से लीक कर रहा था, हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ फॉल्ट है। यहाँ क्या, जैसे टायर का पंचर होता है, तो हम लोग पंचर बनाते हैं तो वो क्या करता है, फॉल्ट को चेक करता है। वही वाला फॉल्ट है यहाँ प्लेट के संदर्भ में, कि वहां पे क्या फॉल्ट, यानी वहां से रिलीज होगा। तो ये बता, जहां फॉल्ट है वहीं ना रिलीज होगा, और तो वहीं क्या होगा, भूकंप आएगा। तो जब फॉल्ट के किनारे आपस में क्या चिपक जाते हैं, और ब्लॉक का बाकी हिस्सा क्या हिलता रहता है, तो जो एनर्जी है वह सामान्य रूप से एक प्लेट को दूसरे को प्लेट के ऊपर क्या करती है, खिसकाती है और जमा हो जाती है। जब हिलता हुआ ब्लॉक का जो फोर्स है वह अंततः फॉल्ट के दांतेदार किनारों के घर्षण पर काबू पा लेता है, तो वह अलग हो जाता है। ठीक है, हम बता रहे हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट से अभी घर्षण से चिपका हुआ है, और अंदर में क्या हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से सोचो कहीं ना कहीं पंचर तो होगा ना। तो पंचर कहाँ होगा, जहां फॉल्ट होगा। तो जैसे ही फॉल्ट इसको मिला वैसे ही पंचर के जैसा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ तो वो धक्का जब लगेगा तो प्लेट क्या होगा, वहां से थोड़ा सा हिल जाएगी, वो क्या घिसक गए जाएगी। और जब घिसक जाएगी तो सारी जमा ऊर्जा क्या होगी, निकल जाएगी। जैसे कुकर के जैसा होता है, कुकर में गैस बन रहा बन रहा बन रहा, उसका जो सीटी है ना, उसके सीटी में ना तुम आराम से कुर्सी लगाकर बैठ जाओ, तो अंदर में तो प्रेशर है।
कहीं ना कहीं फॉल्ट ढूंढेगा, जिस दिन उसको फॉल्ट मिल गया उस दिन तुमको कुर्सी सहित क्या कर देगा, छत पे फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी क्या है, अचानक से रिलीज होगा। ऐसा थोड़ी तो धीरे धीरे रिलीज होगा उसका एनर्जी। तो वही कह रहा है कि उसकी सारी जमा ऊर्जा क्या होगी, निकल जाएगी। और यह ऊर्जा भूकंपी तरंगों के रूप में, वह यह ऊर्जा कैसे निकलती है, वेव के रूप में निकलेगी। उसको हम लोग बोलते हैं भूकंपीय तरंग। और जहां उसको फॉल्ट है, उसी फॉल्ट से निकलेगी और सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकल जाएगी। कैसे? जैसे एक तालाब में तुम पत्थर मारो, शांत पानी है, पत्थर जिस जगह पे गिरेगा वहां मूल केंद्र होगा, और उसके चारों तरफ एक लहर पैदा होगा ना। पैदा होगा तो आप सोचो कि अगर कुकर, अगर सीटी के ऊपर कोई लड़का बैठा है तो किधर फेंकाएगा वो? एक हाथ इधर जाएगा, एक हाथ उधर जाएगा, चारों तरफ वो बिखर जाएगा। तो जैसे तालाब पर लहरें, भूकंपी तरंगे पृथ्वी को क्या करेगी, हिला डालेगी। कंपी तरंगें पृथ्वी को हिला डालती है, क्योंकि वे इसके माध्यम से ही आगे बढ़ती है। क्यों हिलाती है? क्योंकि वो बढ़ता कैसे है, पृथ्वी से होते हुए ना बढ़ेगा। तो पृथ्वी से होते हुए बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा, पृथ्वी हिलेगी। जैसे तुम ट्रेन में स्टेशन पे खड़े रहोगे और जब कोई मेट्रो, ये कोई सुपर फास्ट ट्रेन जब धड़धड़ाते हुए गुजरेगी ना, तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म हिलता है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन गुजरती है। उसी तरह से भूकंप की तरंगे धरती से गुजरती है, इसलिए धरती क्या होता है, हिलता है। और जब तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो वह जमीन पर उस पर मौजूद किसी भी चीज को हिला देती है, जैसे हम और हमारा घर। तो देखो ये वाला सब्जेक्टिव वाला स्टार्ट हो गया, भूकंप आने पर धरती क्यों हिलती है। तो लगेगा नहीं तो बेवकूफ है, अजीब सवाल पूछ रहा है। भूकंप आएगा तो हिलेगा ही, यही ना बोलेगो। लेकिन वहां तुमको इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं काम चलेगा। वो तो तुमको बता ही दे रहा है कि भूकंप आने पे धरती हिल रहा है, वहां लगाएगा फिलोसफी क्यों, तो वहां अटक जाएगा गाड़ी। तो अभी बताओ क्या समझ में आया, भूकंप आने पे धरती हिलती तो है, किस वजह से हिलती है, क्यों हिलती है। मेरा एग्जांपल याद रखना कि सर प्लेटफॉर्म पे हम खड़े थे, ट्रेन धड़धड़ाते गुजरी तो प्लेटफॉर्म हिल गया, है ना। तो उसी तरह से भूकंप का मतलब यह है कि अचानक से जमा हुआ ऊर्जा का एक ही पल में निष्कासन। तो वह निष्कासन जो ऊर्जा है वह किसके रूप में निकलती है, तरंग के रूप में। और तरंग एक ट्रेन की माफिक होती है जो धड़धड़ाते हुए प्लेटफॉर्म से जाने पे प्लेटफॉर्म को हिलाती है। तो वह तरंग धरती के केंद्र से सतह तक आएगी और पूरे सतह को हिला डालेगी। इसी वजह से भूकंप आने पर धरती हिलती है। तो वहां क्या क्या शब्द का उच्चारण होगा, तरंग का और जमा हुआ ऊर्जा का। धीरे धीरे निकलना कि अचानक से निकलना, अचानक से निकलना। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। तो भूकंप आने पर धरती क्यों हिलती है, तो इसका हमको फोटो लगाना था लेकिन भूल गए हैं, कोई बात नहीं। तो फोटो नहीं लगा पाए हैं तो अगला स्लाइड में चलते हैं। अब देखो यहाँ, ये तुम्हारा फोटो है, यही हमारा क्या है, फोटो। फोकस का मतलब क्या है, हाइपो सेंटर, है ना, केंद्र। अच्छा ये बताओ कि ये अगर हाइपो सेंटर है, तो हाइपो सेंटर में ना, देखो अभी हम तुमसे पूछेंगे एपी सेंटर कहाँ होगा, तो कहाँ होगा एपी सेंटर, बताना जरा। देखो कैसे हम लोग एपी सेंटर निकालेंगे। ये जो हाइपो सेंटर, ये जो फोकस जो दिख रहा है, इस फोकस पे क्या करते हैं, हल्का सा एक, अच्छा यहाँ से ये फोकस रेड वाला जो दिख रहा है ना, ये रेड वाला पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन लेंगे, क्या लेंगे, एक ऐसा लाइन ले लिए। अब तुम कितना डिग्री पे लेना है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे लेने के लिए हम लोग, ये जो स्केल है, ये 90 डिग्री पे मुड़ सकता है क्या। एक काम करते हैं, यहाँ 0 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, इसमें 90 डाल दो। अब बाबा जी का नाम ले लो, देखो मुड़ गया ये। यानी अब ये कितना भी बनेगा, ये 90 डिग्री पे। ये हमारा क्या आ रहा है, 90। 90 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोकस जो है ना उसको गाढ़ा कर देते हैं, उसको क्या करेंगे, गाढ़ा। ये फोकस जो दिल जहाँ बना हुआ है ना, उसी दिल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा पॉइंट डाल रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, पॉइंट डाले और इसको थोड़ा रेड कलर दिखा दे रहे हैं। ये हमारा फोकस है। अब फोकस के जस्ट ऊपर में ही ना रहेगा, क्या रहेगा, एपी सेंटर। तो धरती यहाँ से खत्म हो रहा है ना, देखो ये हमारा आ रहा है, अब यहाँ से इसको ब्लू वाला कलर ले लो। ये ऐसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा चल रहा है। ऊपर में जब पहुंचा हमारा, तो इसी ऊपर में क्या बनेगा बताओ तो। इस ऊपर में क्या बन जाएगा, एपी सेंटर, ये यहाँ पे होगा। ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होगा, भूकंप का झटका महसूस होगा। क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पहुंचेगी, यहीं पे, यहीं पे पहुंचेगी।
तो भूकंप जो है पृथ्वी की परपट्टी में तनाव ऊर्जा का अचानक मुक्त होना। भूकंप क्या है? तो भूकंप का मतलब देखो, ये वाला परपट्टी, ये क्या है? परपट्टी। ये भी क्या है? परपट्टी। अंदर से भूकंप को जो तरंग गया तो क्या क्या परपट्टी को फैला दिया, यानी फॉल्ट हो जाता। देखो ये फॉल्ट है, ये क्या है? फॉल्ट। यानी यह कमजोर कड़ी था जहां से यह क्या करता कर सकता है, अपना गैस को बाहर निकाल सकता है। तो जब गैस को बाहर निकाला तो ये क्या करेगा? फैलेगा अपना। और यहां से क्या, कंपन की लहरें उत्पन्न होगी जो भूकंप के स्रोत से बाहर की ओर फैलती है। जब परपटी में तनाव जो है चट्टान की ताकत से अधिक, देखो ना, ये तो चट्टान है, ये क्या है? हमारा चट्टान। यह चट्टान क्या है? पहले ताकतवर है, लेकिन इससे भी ज्यादा ताकतवर इसका अगर तरंग हो गया तो परपटी को क्या करेगा? फाड़ डालेगा या हिला डालेगा। तो यह कमजोर रेखाओं के साथ क्या होगा? टूट जाएगी या नहीं। तो पहले से कोई नया फॉल्ट को बना लेंगे, कोई फॉल्ट पहले से था दरार, उसको और क्या करेंगे? चौड़ा कर देंगे। या नहीं तो पूरी तरह से एक नया ही फॉल्ट बना लेंगे। जिस बिंदु से भूकंप शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस या हाइपो सेंटर। और हाइपो सेंटर पृथ्वी के भीतर कई किलोमीटर की गहराई पर हो सकता है, लेकिन कहाँ? फोकस का ठीक ऊपर। फोकस का ठीक ऊपर, तो कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यानी तुम्हारे से यहाँ और यहाँ का अगर कोई एंगल पूछेगा तो कितना का एंगल बताओगे यहाँ पे? 90 डिग्री। तो यही हमारा हो गया क्या? फॉल्ट प्लेन। जहां से साइकिल पंचर होता है, यानी कि धरती यहाँ से प्लेट क्या हो रही है? पंचर हो रही है, वही हमारा फॉल्ट प्लेन हो गया। किसी को अब हमको नहीं लगता कि दिक्कत होगा फोकस में और हाइपो सेंटर में या एपी सेंटर में। कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं है प्रॉब्लम। तो कंपन की जो ऊर्जा है तब उत्पन्न होती है जब चट्टाने क्या है? टूटती है। अब जैसे चट्टान मान लो टूटेगा, उतना उतना मोटा चट्टान अचानक से टूटेगा क्या? नहीं ना। टूटने के पहले क्या होगा? कंपन होगा। तो कंपन होगा तो ऊर्जा जो है तालाब पर उठने वाली लहरों की तरह सभी दिशाओं में क्या होगी? फैल जाएगी। इसी को बोलेंगे शॉक वेव। क्या बोलेंगे? शॉक वेव। और शॉक वेव जो है उस बिंदु से विकीर्ण होता है, यानी कि निकलता है जहां से चट्टाने सबसे पहले टूटना चालू। अरे ये शीशा तेरे सामने में, हल्का सा कांटी रखो और ऊपर से एक हथौड़ी ठोको, तो शॉक वेव निकलेगा। जहां से चनकना चालू होगा वहां हल्का से एक पॉइंट बनेगा। और वह कैसे कैसा चनकता है देखो ना शीशा को। तो वही 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 क्या होगा कि वहां टूटना शुरू करेगी। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? भूकंप का केंद्र या हाइपो सेंटर बोलते हैं। कंपन के रूप में। अच्छा, अब देखना, धरती के अंदर से ऊर्जा निकलेगा, तो ऊर्जा को तो खत्म होना है ना भैया, ट्रांसफर होना है ना। कैसे? ऊर्जा जब निकलेगा तो सारा ऊर्जा से क्या होगा? चट्टाने हिल जाएंगे। जैसे चट्टाने हिल जाएंगे तो अपना ऊर्जा किसको दिया? चट्टान को। तो चट्टान हिल गया, तो हिलने से वह अपना ऊर्जा किसको दिया? बिल्डिंग को। और बिल्डिंग सारा क्या होगा? धराशायी हो गया। तो बिल्डिंग अपना ऊर्जा वापस इसको दे दिया, धराशायी होकर। जिससे क्या होता है? भूकंप होता है। तो व्याख्या समझ में आ रहा है? व्याख्या कर सकोगे? भूकंप में क्या होता है? सबसे पहले ऊर्जा जो से उत्पन्न होती है, और ऊर्जा दो प्लेनों के बीच में जहाँ फॉल्ट है वहां से पंचर होकर निकलना चाहेगा। जैसे ही वह पंचर ढूंढेगा वैसे ही वो क्या करेगा? एक धमाके के साथ ऊर्जा निकलेगा। तो अगर ये धमाका का ऊर्जा से ज्यादा ताकतवर प्लेट का ऊर्जा है तो प्लेट नहीं टूटेगा, यानी भूकंप नहीं आएगा। लेकिन अगर धमाका का ऊर्जा ज्यादा है और प्लेट का ताकत कम है तो प्लेट में दो चीज करेगा। या तो पहले से जहां फॉल्ट था वहीं से निकलेगा, यानी तो कोई नया फॉल्ट है उसको बना लेगा। और चट्टान को क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़ेगा तो तोड़ने के दरम्यान में क्या होगा? कंपन होगा। जब कंपन होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंप बोलेंगे। और इसकी ऊर्जा कहाँ चली गई? तो इसकी ऊर्जा चट्टान के कंपन कराने में ही समाप्त हो गई। अब चट्टान क्या करेगा? कांप रहा है सांप जैसा। और सांप जैसा कांप रहा है तो चट्टान के ऊपर में एशिया यूरोप भी क्या हो रहा है? कांप रहा है। और एशिया यूरोप में हम लोगों का बिल्डिंग में क्या होगा? कांपेगा। कांपने के बाद हम लोगों को भगवान क्या करेंगे? नाप के वापस बुला लेंगे। तो यही तुम्हारा भूकंप का अच्छे से व्याख्या हो गया, कैसे होता है भूकंप। किसी को डाउट है अर्थक्वेक वाला में? हाँ, नहीं ना डाउट है? अच्छा, अब देखो प्लेट किस तरह से होता है। प्लेट जो है पृथ्वी की परपट्टी के भीतर होने वाली हलचल के कारण कमजोरी, यानी जहां पंचर हो रहा है, जहां पंचर हो रहा है तो फॉल्ट वाला जो पॉइंट है वहां पे क्या होगा? तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ने से चट्टाने क्या होगी? विकृत हो जाएगी। और विकृत हो जाएगी तो जब तब तनाव जो है अंततः चट्टान की ताकत से, ये तो अभी हम लोग बोल चुके हैं, जब तनाव जो है चट्टान की ताकत से अधिक होगा तो चट्टान एक फॉल्ट के साथ क्या होगा? टूट जाएगी। और टूट जाएगा, अधिकतर जो है चट्टान के भीतर वहीं से टूटेगी जहां पे फॉल्ट होगा। जैसे यहाँ कमजोर कड़ी तो यहाँ से टूट रहा है। देखो ये वाला, ये अभी ऐसा चट्टान है समझी,
ये ऐसा चट्टान है तो ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, ये वाला इधर जाना चाह रहा है। लेकिन अभी इसके पास ताकत ज्यादा है और ऊर्जा जो निकल रही है उसका ताकत कम है। अचानक ऊर्जा का ताकत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो यहाँ क्या, बूम, वहां का हुआ। ये प्लेट इधर गया, ये प्लेट इधर गया। इधर जाने के बाद यहाँ तो खुरदुरा सतह है ना, हल्का सा घसकने वाला, ये तो चिपक जाएगा। लेकिन इसके बाद इधर ये क्या है, सांप जैसा नाच रहा है, ये भी सांप जैसा नाच रहा है। ये नाचेगा तो जैसे ही ये नाच रहा है तो धरती भूकंप की ऊर्जा क्या हुई, समाप्त हो गई। अब प्लेट नाचा, अब प्लेट नाचा तो प्लेट नाचने के कारण इसके ऊपर में क्या है, तेरा घर है। ये भी घर क्या होगा, कांपेगा। और कांपने के बाद में इस तरह से जो हंसता हंसता आदमी है, धीरे धीरे क्या करेगा, रोएगा। आ गया भूकंप का मतलब। तो तीव्र कंपन अगर होगी, तीव्र कंपन या भूकंपीय तरंगे चटना चट्टा ये टूटने के प्रारंभिक बिंदु यानी फोकस जहां से हमारे भूकंप का उद्गम हुआ है, तालाब पर लहरों की तरह फैलती है। ये तरंगे ही जमीन को हिलाती है और सभी दिशाओं में बड़ी दूरी तय कर सकती है। फोकस के पास लहरें बहुत बड़ी हो सकती है, जिससे वह बेहद विनाशकारी होती है। तो हाउ आर अर्थक्वेक रिकॉर्डेड, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, किससे किया जाता है, ये सब एग्जाम में आता है। कौन सा मशीन से किया जाता है, कौन सा तरीका है ना, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तेरा ध्यान किधर है, सब इधर देखो। भूकंप कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, हम गौर से पहले ना ये पिक्चर को दिखा रहे हैं। ये हमारा रिजिड बॉडी है, ये हमारा रिजिड बॉडी है। ये रिजिड बॉडी में इस तरह से क्या, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। और ये कागज है, इसके नीचे ना पेंसिल है। आप सोचो कि जैसे जैसे धरती हिल रही है, धरती हिल रही तो ये भी क्या हो रहा है, हिल रहा है। धरती जितना हिलेगी उतना ही ये भी हिलेगा। और जितना हिलेगा वैसे ही उतना इसका टेढ़ा लेकिन आड़ा आड़ा तिरछा होगा। और ये जो कागज है ना, ये कागज लगातार इधर चलते रहती है मशीन से। लगातार कागज क्या है, इधर हमारा चल रहा है। और धरती या तो इधर हिल रहा है या तो इधर हिल रहा है। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इधर 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 इधर। और कागज हमारा जाता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसी तरह से भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं। अगर धरती ज्यादा हिलेगी तो इसका लाइन यहां से जाएगा फिर वापस यहां से आएगा। अब पता चला कि अगर तेरे पास में ऐसा करके एक हल्का सा ग्राफ रहे और अचानक बोले ऐसा ऐसा, तो कौन सा तीव्र भूकंप हो गया। तीव्र भूकंप कौन सा होगा, अरे ग्राफ देखो वहां पे, ये वाला। तुम कहाँ थे प्रियंका, ध्यान है तेरा। इसका जो डायरेक्ट, इसका जो विचलन है, यहां से लेकर यहां तक हो गया और यहां से लेकर यहां तक हो गया। यानी धरती यहाँ ज्यादा नहीं हिल रही है। तो यही इसलिए यहाँ पर कौन सा भूकंप आएगा, तीव्र भूकंप होगा। कैसा भूकंप होगा, तीव्र। और धरती यहाँ पे क्या, मान लो थोड़ा सा हिली और यहाँ पे थोड़ा सा हिली, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है। यहाँ पे विचलन कम है, यानी कि भूकंप हमारा कम होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ये किसको, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को क्या नाम देंगे, सिस्मोग्राफ। क्या नाम कहलाएगा इस ग्राफ का, सिस्मोग्राफ। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि ये गंदा ज्यादा हो गया है। तो सिस्मोग्राफ का कार्टून यानी कि ये जो स्केच दिखाता है क्या, कि कैसे उपकरण धरती के नीचे हिलता है। लेकिन रिकॉर्डिंग डिवाइस क्या है, स्थिर है। ये डिवाइस हमारा क्या स्थिर है, खाली उपकरण हिल रहा है, जैसा ग्राफ बन रहा है। भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको सिस्मोग्राम कहते हैं। देखो सिस्मोग्राम और सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ एक उपकरण है, सिस्मोग्राफ हमारा क्या है, उपकरण है जो कि रिकॉर्डिंग करता है। अब सिस्मोग्राम क्या है भाई, जो रिकॉर्डिंग करता है उसको क्या बोले, सिस्मोग्राम। और सिस्मोग्राफ क्या है, एक आधार। ये वाला सिस्मोग्राफ हो गया, ग्राफ बना ना भाई, ग्राफ बन रहा है ना यहाँ। तो लोग 9 10 में ग्राफ बनाए हो ना, ये जो ग्राफ बन रहा है वो सिस्मोग्राफ हो गया। और ये जो मशीन है वो क्या कहलाएगा, सिस्मोग्राम कहलाएगा। तो जो मजबूती से जमीन में टिका होता है और एक भारी वजन होता है जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ होता है। जब भूकंप के कारण जमीन हिलती है तो उसका आधार भी हिलता है, लेकिन लटका हुआ वजन नहीं हिलता है। इसके बजाय जिस स्प्रिंग या स्ट्रिंग से यह लटका हुआ है वह सारी हलचल को सोख लेता है और सिस्मोग्राफ के हिलते हुए हिस्से को स्थिर हिस्से के बीच की स्थिति में अंतर ही रिकॉर्ड करता है। ये तुमको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया।
या अलादीन का चिराग को वापस बुला ले। देखो ना यहाँ पे ये बॉल हिलता रहेगा, मान लो धरती हिल रही तो बॉल हिलेगा ना, ये सारा स्टैंड ये स्थिर है। ये कागज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जैसे जैसे हिलेगा या तो इधर भी ग्राफ बनाया, इधर भी ग्राफ बनाया, वैसा हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। कमल आ रहा है समझ में? ठीक। अरे सिस्मोग्राफ, ये मशीन मशीन हमारा सिस्मोग्राम है। और ये है ग्राफ है। पेपर जहाँ बनता है, ग्राफ पेपर जो होता है। अच्छा ठीक है। अगर तुमको परेशानी है तो बोलो, हम अलादीन का चिराग को वापस बुला लेते हैं। बुला ले वापस। ये देखो, ये अभी हमारे पास में ये जो रेड वाली है ना, ये भूकंप की ये सब पहले करते हैं। ये रेड वाला जो किरण दिख रहा है, ये क्या है, भूकंप का किरण, तरंग है। ये ब्लू वाला भी क्या है, भूकंप का तरंग है। और इसको हल्का सा पहले इधर इधर ले आओ, हल्का सा। आप देखना, ये कागज का रोला है ना, यहाँ स्प्रिंग लगाया, क्या लगाया, स्प्रिंग। अब तुम मोटरसाइकिल स्कूटी चलाए हो तो गड्ढा में भले स्कूटी जाता है, स्प्रिंग क्या करता है, ऑब्जर्व न करता है। तभी ना तुमको धक्का नहीं लगता है। आराम बोलते आराम से हम लोग जा रहे हैं, मेरा सॉकर अच्छा है। तो सॉकर क्या करता है, शॉक को ऑब्जर्व करता है। इसीलिए ये वाला हमारा क्या है, सॉकर है। ये वाला हमारा क्या है। रुक जा, एक पेन कहाँ गया हमारा, इंस्ट्रूमेंट बस किसी को दिखाई दे रहा है। ये जो है ना, जैसे मोटरसाइकिल में हमारा स्प्रिंग क्या करता है, सॉकर का ना काम करता है। ये नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ये। तो इसी से लिखते हैं। ये हमारा क्या, सॉकर, ये स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग धरती के उथल पुथल को क्या कर रही है, सोख ले रही है। तो ये जो है जहां है वहीं रहेगा। ये कहाँ है, ये जहां है। देखो यहाँ लिख दे रही है, यहाँ तो लिखाएगा नहीं, जहां है वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला हिलेगा। ये वाला क्या होगा, धरती हिलेगी, ऊपर नीचे ना होगी। ये भी क्या होगा, ये हमारा हिलेगा। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग हम लोग लगाए हैं क्या, नहीं लगाए हैं। और अब ये हमारा धरती है। इस धरती से क्या चलेगा, तरंग चलेगा। कौन सा तरंग चलेगा, भूकंप वाला, कौन सा, भूकंप का तरंग चलेगा। तो भूकंप का तरंग चलने के लिए देखो, आप ध्यान से देखना, इससे एक तरंग आएगा। ये ये लाल वाला दिख रहा है, ये भूकंप का तरंग है। जैसे भूकंप का तरंग इसको जाएगा तो ये हिलेगा। जब हिलेगा तो ये कागज ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे होगा तो इसका क्या होगा, ग्राफ भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं बोले हैं, ध्यान से देखो। ये देखो, गया तरंग तो ऊपर नीचे हो गया ना। ये ब्लू वाला जा रहा, ब्लू वाला जैसे ही जाएगा ना, तो ये मशीन हिलेगी। जैसी मशीन हिली देखो, ऊपर नीचे हो गया कागज, और ये तो स्थिर है, तो यहाँ हमारा क्या तरंग बन गया। और इसको थोड़ा सा इधर कर दो। अच्छा भाई, ये ब्लू वाला तरंग जा रहा है, लाल वाला देखो हिल गया। अब ये ब्लू वाला भूकंप का तरंग जाएगा। तरंग जाएगा तो फिर से देखो, ये क्या हिलाएगा, तो यहाँ ये हिला तो क्या होगा, इसका ऊपर नीचे धारा बन गया। आ रहा समझ में? कभी देखी थी कैसे नापते हैं भूकंप वाला को? तो हमारा 1 घंटा हो गया बाबू, तो हम लोग कोशिश करते हैं आज का वीडियो को खत्म कर देते हैं, है ना। हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट अगले बार से करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा न भेज पाएंगे ना अपलोड कर पाएंगे, दिक्कत होगा हमको। आज का क्लास हमारा इतना ही रहा। ये सब तुम्हारा होमवर्क है, वीडियो चला जाएगा, अभी का वीडियो फ्री रहेगा। कॉपी में नोट करते जाना।